आज दिव्य महाप्रयोग में जो जानकारी देने वाला हूं वो आगे नहीं, यहीं देने जा रहा हूं आपको। इस समय एक विरोध और मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है कि होलिका दहन 3 को या 2 को। आइए पहले तो मैं आपको यह बता दूं, 3 मार्च को पूर्णिमा है, लेकिन वो प्रदोष काल में नहीं है, तथा 3 को ही ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण है। अतः आज 2 मार्च को ही होलिका दहन होगा, परंतु इसमें भी एक भेद और परेशानी है कि आज के दिन भद्रा की व्याप्ति है। सबसे पहले यह जानिए कि प्रदोष काल से लेकर के देर रात यानी प्रातः काल 5:19 तक भद्रा की व्याप्ति है। फलतः यहां भी एक संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही है। मैं इसे विस्तार से आपको आज समझा देता हूं। फलतः पंचांग का कथन है कि भद्रा पुच्छ में देर रात 1:10 से 2:11 के बीच होलिका दहन करना धर्मशास्त्र सम्मत होगा। अब इसको लेकर के जैसा मैंने कहा बहुत मतभेद है इस वर्ष। आइए इसके शास्त्रीय प्रमाण को जरा एक बार समझते हैं। होलिका दहन के लिए शास्त्रकारों ने 3 मुख्य शर्तों को अनिवार्य माना है। पूर्णिमा तिथि का होना, प्रदोष काल और भद्रा का सर्वथा अभाव होना। परंतु जब पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल का स्पर्श ही 3 मार्च को नहीं मिल रहा है और ऊपर से उस दिन ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण है, तो यह अपने आप में एक भयंकर खगोलीय और शास्त्रीय संकट उत्पन्न करने वाला क्षण होगा। ग्रस्तोदित का अर्थ है जब चंद्रमा राहु अथवा केतु के ग्रास में फंसा हुआ ही क्षितिज में उदित हो। ग्रहण का जो सूतक होता है वो प्रहरों पूर्व लगभग 9 घंटे पूर्व प्रभावी हो जाता है। महर्षि वाराहमिहिर की बृहत संहिता के अनुसार ग्रहण काल के उपराग काल में संपूर्ण वायुमंडल और भूमंडल को दूषित और विनाशकारी रश्मियों से आच्छादित माना गया है। ऐसे में किसी भी प्रकार का अग्निस्थापन नहीं हो सकता। इसी कारण जिस दिन ग्रहण होता है उस दिन होलिका दहन का विचार त्याग करना चाहिए। उसे एक दिन पूर्व खिसकाना ही शास्त्र सम्मत है। अब यहां एक चीज और गौर करिए, एक और विकराल बाधा है। जैसा मैंने कहा कि मुहूर्त शास्त्र में विष्टिकरण अथवा उसी को भद्रा कहा गया है। भद्रा सूर्य की पुत्री और शनि की सहोदरा हैं, जिनका स्वभाव अत्यंत उग्र, क्रूर और ध्वंसकारी है। मुहूर्त चिंतामणि में स्पष्ट निर्देश है कि भद्रा में किया गया कोई भी कार्य कर्ता का समूल नाश कर देता है। विशेष करके होलिका दहन यदि भद्रा के मुख काल में कर दिया जाए तो वो संपूर्ण राष्ट्र, राजा और प्रजा के लिए भयंकर महामारी, दुर्भिक्ष और अग्नि भय का सीधा आमंत्रण बन जाता है। अब प्रश्न यह उठता है, जो मूल प्रश्न है कि चलिए प्रदोष काल 2 तारीख को, प्रदोष काल के बाद यहां पूर्णिमा तो मिल रहा है, लेकिन पूरी रात्रि भद्रा की व्याप्ति है, तो दहन आखिर कब किया जाए? क्योंकि होलिका दहन के लिए जो शर्त है उसमें से एक शर्त यह है कि भद्रा रहित पूर्णिमा हो। अब सवाल यह उठता है कि अगले दिन ग्रहण लगने वाला है और यहां भद्रा पूरी रात्रि व्याप्त है। चलिए अगले दिन अगर यह मान लेते हैं कि हम क्या करते हैं कि अगले दिन यानी 3 को होलिका दहन का समय, शास्त्रकार पंचांगकार जो बात कह रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 3 को रखा जाता है तो उस दिन तो फिर पूर्णिमा है ही नहीं। पूर्णिमा तो सायं को ही समाप्त हो जाएगा, प्रदोष से पहले ही। फिर कब आखिर होलिका दहन होने वाला है? अब इसे और जरा विस्तार से समझते हैं। प्रिय दर्शकों, अब इसी के लिए हमारे ऋषियों ने सूक्ष्म गणितीय खगोलीय ज्ञान हमारे सम्मुख रखा है, वो है भद्रापुच्छ। भद्रापुच्छ क्या है? भद्रा का संपूर्ण मान जब घटी पल में निकाला जाता है तो उसके मुख, कंठ, हृदय, नाभि और फिर पीछे का अंतिम जो हिस्सा है, इसे माना गया है। शास्त्र का गूढ़ रहस्य यह कहता है कि भद्रा का जो घातक विष है उसके मुख और हृदय में सर्वाधिक उग्र होता है, परंतु पुच्छ भाग तक आते आते उसका विषैला प्रभाव पूर्णतः क्षीण हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सर्प के पुच्छ में जो विष है उसका वास नहीं होता। फलतः आपातकाल और धर्म संकट की स्थिति में
जब कोई अन्य शुद्ध विकल्प शेष न हो तब केवल भद्रा पुच्छ को दोष मुक्त मानकर उसमें होलिका दहन का विधान प्रशस्त किया गया है। यह अत्यंत संवेदनशील संधिकाल है जब भद्रा का उग्र तत्व अपनी समाप्ति की ओर होता है और आगामी जो शुभ करण है उसका प्रभाव अंकुरित होने लगता है। प्रिय दर्शकों, वैसे तो शास्त्रीय सम्मत काशी के जितने भी पंचांग हैं वो 2 तारीख को ही होलिका दहन की बात कर रहे हैं, लेकिन जितने भी ऐप इत्यादि हैं उसमें देखा जाए तो ऐप में 3 तारीख को होलिका दहन की बात की जा रही है। जैसा मैंने शास्त्रीय प्रमाण दिया, इसमें धर्म सिंधु के तर्क हैं सारे। अब जो काशी पंचांग है वो तो मैंने आपके सम्मुख रख दिया। अब आपके यहां मान लिया जाए कि नियम तो यही कहता है, शास्त्र सम्मत जो है वही करना चाहिए, लेकिन मैं एक लाइन और कहा करता हूं कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। यद्यपि शुद्ध हो लेकिन लोक विरुद्ध हो वो कार्य नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपके यहां सभी लोग 3 को ही होलिका दहन कर रहे हैं तो फिर आपको 3 को ही चुनना चाहिए। बाकी मैंने होलिका दहन का आपको समय बता दिया। 2 तारीख को शास्त्रीय पंचांग के हिसाब से जो मैंने समय बताया है वो समय बहुत अच्छा माना गया है। उसी समय में होलिका दहन की अग्नि का स्थापन करना, होलिकायै नमः बोलते हुए होलिका का पूजन करना, ढूंढा राक्षसी का पूजा करना और फिर इसके पश्चात होलिका दहन की क्रिया की जाती है। प्रिय दर्शकों, बीते कई वर्षों से होलिका दहन के लिए मैं एक छोटा सा प्रयोग आपको बताता आता रहा हूं, वो आज बता देता हूं। उसे अवश्य आपको करना चाहिए। इससे किसी भी प्रकार के नजर दोष, बाधा इत्यादि से राहत मिल जाती है। देखा जाए तो हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी के नजर दोष इत्यादि से लगातार पीड़ित होते रहते हैं। तो होलिका की अग्नि में 2 चीजें, परिवार के पूरे सदस्य को उबटन लगा करके, ये जो काला वाला या पीला वाला सरसों है उसको घर की महिलाएं पीस लें, उबटन उससे बना लें और उसी उबटन को पूरे शरीर में लगा करके और उसको शरीर से झाड़ लें। वो जो मैल निकलता है उसी को होलिका की अग्नि में डाल देना चाहिए और साथ ही साथ हाथ में अक्षत लेकर के, और घर की कोई स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, हर सदस्य के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके और उसे एक जगह इकट्ठा कर ले। चावल थोड़ा सा, तो ये शरीर से निकला हुआ उपटन और सबके सर से उबारा हुआ ये चावल ले जाकर के होलिका की अग्नि में अवश्य डाल देना चाहिए। इससे जिस भी तरह के नजर दोष इत्यादि या किसी तरह के तंत्र प्रयोग इत्यादि से आप गुजर रहे हो तो उससे बचने का यह सबसे सरलतम तरीका है। एक और बात, वैसे तो कल यानी 3 को चंद्र ग्रहण है, बहुत थोड़े से काल के लिए है, ग्रस्तोतित है, जिसका जिक्र मैं कल आपके सम्मुख करूंगा। लेकिन ग्रहण काल में मंत्र इत्यादि का जपना सब कोई जानता है, सब कोई जपता है, लेकिन ये जो होलिका की रात्रि है, प्रिय दर्शकों, भद्रा होने के चलते जलाने का समय जरूर मध्य रात्रि का है, परंतु यह बात तय जानी कि रात्रि अपने आप में बहुत खास मानी गई है, बहुत खास। यह दारुण रात्रि है। इसी रात्रि को दारुण रात्रि की संज्ञा दी गई है और इस रात्रि में किसी भी तरह के मंत्र का जप यदि किया जाए वो अपने आप में शीघ्र सिद्ध होने वाला होता है। किसी तरह के यंत्र का निर्माण किया जाए वो यंत्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है, सिद्ध फलदायक होता है। इस अमोघ रात्रि में शाबर मंत्र जप किया जाए वो भी बहुत श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। तो मैं बीते कई वर्षों से आपको साबर मंत्र बताता आ रहा हूं, मां लक्ष्मी का साबर मंत्र, जिसे मैं दीपावली के अवसर पर बताता रहता हूं। अगर आप लोग नए दर्शक हैं और आपको नहीं पता तो आप मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, प्लेलिस्ट में आपको एक तंत्र प्रयोग नाम का प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें होलिका दहन के लिए कई सारे प्रयोग बताए हुए हैं, उनको देख लीजिए। कब सारे प्रयोग किए जा सकते हैं, एक भी प्रयोग मैं ऐसा नहीं बताता हूं कि उस समय होगा बाद में नहीं हो सकता है। तो कोई भी आप उसमें से एक प्रयोग ले लीजिए और वो प्रयोग कर लीजिएगा। याद रखिए, होलिका दहन की रात्रि बहुत अमोघ रात्रि होती है। एक और बात, आप कब करें वो प्रयोग, तो विशेष रूप से वो होलिका दहन का जो समय मैंने बताया वो सर्वश्रेष्ठ काल होता है, उस समय कर लीजिए। और भी आपके पास टाइम है या कोई और विशेष मंत्र इत्यादि सिद्ध करना चाहते हैं तो ये रात्रि कोई आम रात्रि नहीं है, ये अमोघ रात्रि है, ये दारुण रात्रि है। और इस रात्रि में कोई भी जप तप किया जाए तो शीघ्र सिद्ध हो जाता है।